नमस्ते दोस्तों, सुरमई काशी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हैं व्योमेश शुक्ला जी के साथ। आप खुद को बनारस का विद्यार्थी कहते हैं। बनारस को आप कई तरीके से पढ़ रहे हैं, कई विधाओं से पढ़ रहे हैं। तो आज आप ही से जानते हैं बनारस के भूगोल के बारे में। बनारस के इतिहास के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है, कुछ बनारस के भूगोल के बारे में बताएं हमें। मेरी रुचि का, मेरी दिलचस्पी का विषय है बनारस। जैसा मैं पहले भी कहे आया हूँ, बनारस मेरा गुरु है जी। और बनारस का भूगोल इतना विशिष्ट है। आप देखिए कि आनंदवन कहा गया है बनारस को। एक तरफ वो महाश्मशान है, दूसरी ओर आनंदवन भी है। वन से हमारे मन में कौन से बिंब बनते हैं? अगर कोई जगह वन है तो वहाँ पर्वत होगा, वहाँ नदियाँ होंगी, वहाँ प्राकृतिक सुषमा होगी। तो आप देखिए कि बनारस का जो विकास क्रम है, उसकी जो जीवन यात्रा है, उसमें बनारस में चौक नाम का जो मोहल्ला है वो बिल्कुल मानो पर्वत के शिखर पर है। बनारस की भौगोलिक रूप से सबसे ऊंची जगह चौक थाना है। चौक थाने से विश्वनाथ जी की ओर जो रास्ता जाता है वो भी ढलवां है और मैदागिन की ओर जो रास्ता आता है वो भी ढलवां है। चौक चौराहे को लेके कभी मैंने एक बात कही थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत वायरल हुई कि वहाँ से एक रास्ता धर्म की ओर जाता है, विश्वनाथ जी की ओर, एक अर्थ की ओर ठठेरी बाजार पक्के महल की ओर, एक मोक्ष की ओर श्मशान घाट, और एक काम की ओर दाल मंडी। दाल मंडी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। वो नए तरीके से बसाई जा रही है और हर तरह के निर्माण में एक तरह का ध्वंस, एक तरह का बेदखली का तत्व शामिल रहता है। कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़नी होती है और कुछ नए लोग वहाँ पर आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं। तो इस सतत आवाजाही से एक तरह का समाजशास्त्र बनता है। दाल मंडी बन रही है। एक पहलू कोई हो सकता है जो कहे कि उसका पुराना स्वरूप बिगड़ रहा है, लेकिन बनारस जैसे शहर में जो कि कई हजार साल से वर्तमान है, आप देखिए कि कितनी बार स्वरूप परिवर्तन हुआ होगा, तब जाकर के उसने आज की शक्ल ली है। और ख़ास बात यह है कि बनारस का भूगोल, बनारस जहाँ से उजड़ा वहीं पर बसा। दिल्ली में तुगलकाबाद अलग है, लोधी गार्डन अलग है, शाहजहानाबाद थोड़ा सा अलग है। तो दिल्ली में जितनी भी रियासतें आईं और जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, उनका भूगोल थोड़ा थोड़ा सा बदला हुआ है। लेकिन बनारस प्रायः, बिल्कुल वहीं तो नहीं, लेकिन प्रायः वहीं टिका हुआ है जहाँ पर वो अनादिकाल में कभी टिका हुआ था। इसका मुख्य कारण तो गंगा जी हैं जी, जो हमारे लिए उतनी ही पूज्य हैं जितने विश्वनाथ जी, क्योंकि तीर्थ है ही इसलिए कि वहाँ जल है। अगर गंगा जी को बनारस में से घटा दें तो बनारस नहीं रह जाएगा। और गंगा के किनारे जीवन जितना सरल, जितना सुविधाजनक और जितना सौभाग्य संपन्न है, उसी की वजह से दुनिया भर के मेधावी लोग, कलाकार, अलग अलग सभ्यताओं के नागरिक वहाँ आके बसे। तो गंगा ने पोषण दिया लोगों को। अब गंगा के किनारे वाला जो भूगोल है, वहाँ पे प्राकृतिक जल के बहुत सारे स्रोत हैं। यानी इस पूरे शहर को अगर आप मान लें मोटी मोटा 4 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर किलोमीटर की एक छोटी सी रिहाइश, तो इसमें इतने कुएँ हैं, नर्मदेश्वर कूप, करदम कूप, धन्वंतरी कूप, पिलपिला तीर्थ करके, हाँ, इतने सारे कुएँ, इतने सारे सरोवर, इतनी सारी बावलियाँ रही हैं। देखिए आबादी का दबाव बढ़ा, पोखरों की जगह पर बस्तियाँ बस गईं, लेकिन पानी को अपनी जगह याद रहती है। बनारस में जल भराव की जो समस्या कभी कभी सामने आती है, पानी वहीं रुकता है जहाँ पर वो अतीत में कभी रहा है। पानी अपने घर लौटता है बार बार।
लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी को प्रबंधित करने को, इस जनसंख्या को जगह देने के लिए आधुनिक नगर विकास योजनाओं को कुछ न कुछ तो करना ही था। तो जगहें कम पड़ी तो हम लोग वहाँ रहने लगे जहाँ पर प्रकृति रहती थी। मतलब जहाँ भी पानी आ रहा है, जहाँ तक, वहाँ तक पहले पानी रहता ही था। बिल्कुल रहता था। अब आप देखिए कि मत्स्योदरी तालाब या मत्स्योदरी नदी का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिलता हमको। तो यहाँ नदी की जगह अब क्या है? प्रायः कुछ नहीं है, एक सरोवर जैसी चीज़ है। और अष्टकूप 9 बावली वाले शहर में कुओं और बावलियों की जगहें कम हुई हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ख़त्म हो गई हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे प्रयत्नों को जानते हैं जो लगातार पानी को बचा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उनकी कोशिशों से पानी बच भी रहा है, पानी शुद्ध भी हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक जल के तमाम स्रोतों पर जिस तरह का एक विश्वव्यापी खतरा है, उस खतरे का सामना बनारस भी कर रहा है। बनारस में पानी सिर्फ जीवन बचाने की चीज़ नहीं है, वो सुंदरता का भी एक अंग है जी। मतलब तमाम नदियों से घिरा हुआ एक प्रदेश। आप देखिए, वरुणा, असी, मंदाकिनी, मत्स्योदरी, तमाम नदियाँ मिल करके बनारस को बनारस बनाती हैं। अब कुछ नदियाँ नहीं हैं हमारे पास, लेकिन जो हैं उनकी रक्षा करना बनारस की जिम्मेदारी है। इसी तरह ये नगर हमें याद रखना चाहिए कि सड़कों का नगर नहीं है, ये गलियों का नगर है। और इस शहर में बहुत पहले से, यानी अगर आप 200 साल पहले ही चली जाएं तो आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी, मेरा ख्याल है। ये इस नगर के पूरब व पश्चिम को जोड़ने वाली जो सड़क है, यानी वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन से मछोदरी और राजघाट तक जाने वाली, यही सबसे प्राचीन सड़क है। अच्छा। और ये भी आधुनिक युग में बनी है। डफरिन ब्रिज तो हमें पता ही है, राजघाट का पुल जो उसका पुराना नाम है। डफरिन ब्रिज जो है 19वीं सदी की देन है, तो वो पुल ही जब 100-150 साल पुराना है तो सड़क की भी कल्पना की जा सकती है। बनारस में एक ज़माने में 1909 के पहले के युग में सिर्फ एक रेलवे लाइन थी, वो लखनऊ से मेरे ख्याल से लखनऊ से होकर बनारस को छूते हुए गुजरने वाली, और डफरिन ब्रिज नहीं था, तो रेलवे लाइन के ज़रिए गंगा को पार करके बिहार की ओर, बंगाल की ओर जाने का, यानी मध्य भारत से पूर्वोत्तर की ओर जाने का, पूर्व की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो जब रेलवे लाइन बनी, डफरिन ब्रिज बना, तब बनारस में मुगल सराय नाम का रेलवे स्टेशन बना, जो पूरे भारत को पूर्वी हिस्से से जोड़ता है। हम लोग विचार नहीं करते इस तरह से। हम लोग मानते हैं कि जो आज है वही कल भी रहा होगा जी। जबकि कल में बहुत सारा आधुनिक यांत्रिक विकास जोड़ करके प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक वैभव की कीमत पर हम लोग आज तक पहुँचे हैं। हमारे विकास ने बहुत कीमत भी चुकाई है, ये याद रखना चाहिए। इसलिए भी अपनी पूंजी को संभाल के रखने की ज़रूरत है, आधुनिकता को भी, और आधुनिकता में निहित जो आधुनिकता के साथ साथ संगत कर रही जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली है उसको भी। जैसे चना चबैना गंग जल, जो पूर्व करतार वाली बात है, तो गंगा के पानी से आपका रिश्ता कितना डायनामिक है। आप कितनी बार वर्ष में जाते हैं गंगा जी के तट तक। हम लोग जो बनारस में रहते हैं और रोज़ गंगा जी का नाम लेते हैं, गंगा जी के किनारे अगर आपका घर नहीं है तो आप कब जाएंगे गंगा जी के पास? आप जाहिर है कि गंगा के घाट, बनारस पर्यटन के ख्याल से बहुत उन्नत हुआ है, तो उस पर बाहरी लोगों की भीड़ है। तो अगर आप भीड़ भब्बड़ से बचते ही रहेंगे वर्ष भर, तब तो आप गंगा जी के पास ही नहीं जाएंगे। तो जब सड़कें नहीं थीं तो गलियां थीं। आप इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि वो गलियां कितनी लंबी लंबी और एक दूसरे में उलझी हुई थीं। आप मैदागिन चौराहे से चौक की ओर बढ़िए और आगे दशाश्वमेध तक, गुडौलिया तक चले जाइए, अगर बाएं हाथ गली है तो दाहिने हाथ भी गली है। बिल्कुल। गलियां कभी आपस में जुड़ी रही होंगी, उन गलियों को अलग करके बीच में से सड़क निकाली गई। जी। तो गलियां मानो एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं।
ये एक सच है जिसको हम लोगों को अनुभव करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो मन में आते हैं, जैसे सिगरा मोहल्ला है जी। तो सिगरा शब्द की व्युत्पत्ति जो है सगर से हुई है, और अच्छा। सगर का अर्थ आप जानते हैं सागर जी। तो सगर, सगरा, और फिर अंत में आकर के सिगरा बना है। आज जो शब्द सुनने में हमें औचित्यहीन लगता है, सिगरा का कोई अर्थ नहीं लगता, वो दरअसल उसके पीछे शब्द जो है, मूल शब्द सगर है। और ऐसे ही बुला नाला जो है, आप कोई नाला खोजते हैं, कोई बड़ा सा नाला, कभी किसी ज़माने में बुला नाला पे बहता था। जहाँ नदी होती है वहाँ नाले भी होते हैं, क्योंकि बैक वाटर जो होता है, नदी से बचा हुआ पानी वो नालों में बहता है। तो वो नाला अब कहीं नहीं दिखता हमको, लेकिन वो नाला रहा होगा तभी उस मोहल्ले का नाम। और ये कुछ मोहल्ले थे जो धीरे धीरे उनका नाम बदल गया, वो दूसरे बड़े मोहल्लों में विलीन हो गए। हमको याद है कि दाक्षिणात्यों के लिए और मराठों के लिए, काशी में बाहर से आने वाले विद्वानों के लिए, उन्हीं के आश्रयदाताओं ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने ब्रह्मपुरियाँ बसाई थी पक्के महल में। अच्छा। तो ऐसे मोहल्ले थे जिनका नाम था नीची ब्रह्मपुरी, ऊंची ब्रह्मपुरी। सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए तो नीची, अच्छा। ऊपर चढ़ जाइए तो ऊंची। अब वो मोहल्ले नहीं दिखते। आप उनके बारे में पता करते हैं तो लोग नहीं बता पाते। वो पीढ़ियाँ भी नहीं रही, जो बूढ़े लोग जानते थे वो भी ऊपर चले गए। तो हमको तनिक ध्यान से, तनिक सतर्कता से इस शहर के भूगोल को और भूगोल के इतिहास को बार बार पढ़ने की, दोहराने की ज़रूरत है। इन दिनों मुझे ऐसा ही लग रहा है और मैं इसी काम में लगा हूँ। भदानी भी, उसका भी नाम कुछ और था पहले। क्या नाम? भद्रवन। भद्रवन बिल्कुल रहा होगा। ऐसे ही शब्द टूट टूट के नए शब्द बने हैं। बिल्कुल। अब मुझे अपने बचपन की स्मृति है कि आप ये सारे क्षेत्र बड़े निर्जन थे। जैसे राजेश्वर आचार्य जी एक शब्द बताते हैं, वो हमारे आदरणीय अभिभावक हैं और बहुत मर्मज्ञ हैं, कि निच्छब्दम जो है वो निःशब्दम से बना है। ऐसी जगह जहाँ शब्द न हो, अच्छा, जहाँ ध्वनियाँ न हो, निःशब्द रहा जा सके, वो निच्छब्दम हो गया। तो और आंवले के नीचे जा कर के पिकनिक मनाने का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, भोज भात करने का, थोड़ा बहुत भांग छान लेने का, भांग छानने का एक रिवाज है। रामलीलाओं में, जैसे रामनगर की रामलीला को देखने जाना, तो वो सिर्फ भक्ति नहीं है, उसमें शहर की सांसत को, शहर की भीड़ को, शहर की थुक्का फजीहत को कुछ देर के लिए मुलतवी करके बाहर निकल के चैन की सांस लेने का भी उद्देश्य है। तो बनारस के रईस जाते थे रामनगर तक, और इक्के होते थे, गहरेबाजी होती थी, घोड़ों की दौड़ होती थी। अब आधुनिक युग में वो सब संभव नहीं है। अब यहाँ से रामनगर जाना, रामलीला देखने रोज, ये भी बड़ी बात है ना कि उस समय लोग जाते थे। बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल जाते थे। और अपनी दिनचर्या में से, अपने रोजगार में से, अपने व्यापार में से, अपने लाभ में कटौती करके वहाँ जाना। तो ये बात है ना, जो जितना सभ्य होता है वो अपने आमोद प्रमोद के लिए उतना ही समय निकालता है। आप देखिए कि इसीलिए काशी की सभ्यता का इतना डंका है कि यहाँ रहना किसी तरह की हड़बड़ी में और जल्दबाजी में संभव नहीं था। यहाँ के जीवन का अपना एक लय विधान था, अपनी एक विलंबित गति थी। अब वो गति आप बढ़ाएंगे और बनारस को एक महानगरीय होड़ में डाल देंगे तो बनारस के आदमी का दम फूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस बनारस ही रहे। बनारस बनारस ही रहे और उसमें दुनिया भर का वैभव, श्री समृद्धि जुड़ जाए जी। ऐसा भी नहीं कि दुनिया से कट जाएं हम, और जब विश्व में नाम हो तो बनारस कहीं पीछे मिले। बनारस में मूर्धन्यता का यत् किंचित अभाव दिखाई देता है। आज के 30-40 वर्ष पहले संगीत में, साहित्य में, कलाओं में जो तरह तरह के विद्वान लोग थे, उनकी संख्या कम हुई। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। विद्वान जाते हैं और नए विद्वान उनकी जगह धीरे धीरे ले लेते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी हम लोग शामिल हैं
मतलब आप प्रतीक्षा करते हैं, अगर एक शांता प्रसाद नहीं है या एक पंडित किशन महाराज नहीं हैं, तो एक पंडित संजू सहाय हमारे सामने उभर के आसमान पर छा भी तो रहे हैं। तो इस तरह नए लोग अपने पूर्वजों की जगहों पर धीरे धीरे आ जाते हैं। बिल्कुल। बनारस के इतिहास के साथ साथ बनारस के भूगोल की भी बड़ी जानकारी है आपको। बड़ी क्या है, मैं कैसे बताऊं कि ये तो कुछ भी नहीं है। बनारस को जानने वाले ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हुए, और आप देखिए कि वो कोई भूगोलविद नहीं थे, वो कोई इतिहासकार नहीं थे, बस उनकी गहरी दिलचस्पियों ने और मिट्टी से जुड़े सरोकारों ने उनको अपनी विधाओं का विशेषज्ञ बना दिया था। इतने महामहोपाध्यायों का, इतने गहन वैदिक विद्वानों का, इतने संगीतकारों का ये शहर है, और वो सब अलग अलग भूगोलों में रहने वाले। वैसी ही तंग सकरी बनारस में बड़प्पन का पैमाना जो है वो पार्किंग स्पेस नहीं है। आप किसी भी बनारस के बड़े आदमी के यहाँ कार से नहीं जा सकते। भारतेंदु के यहाँ, जयशंकर प्रसाद के यहाँ, बिस्मिल्लाह खां के यहाँ, किशन महाराज के यहाँ, सितारा देवी के यहाँ, किसी के घर कार नहीं जाती क्योंकि वो गलियों के नागरिक हैं, बिल्कुल, हाईवेज के नहीं। तो यही लगता है आजकल इसी दिशा में कुछ मैं सोच रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ। बनारस पर एक किताब बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सभा के तत्वावधान में। हो जाएगी तो आपको दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, और पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब बढ़े हमारा बनारस भी, और खूब बढ़े आप भी। धन्यवाद, नमस्ते।